हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो है टारगेट एएमयू, हमारा चैनल है। तो जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अक्सर लोग क्लास 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बिकॉज़ जो कि बाहर से आते हैं, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलती है और आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। और क्लास 11 की एज तक बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी भी उठा सकते हैं। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अप्लाई करें। और भी कई सारे रीज़न हैं। क्लास 11 का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है, ठीक है। टफेस्ट भी अगर हम इसे कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज़ इसमें कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है। क्योंकि एएमयू के जो इंटरनल बच्चे हैं वो भी इस एग्ज़ाम में कम्पीट करते हैं, जिन्होंने 10th एएमयू से किया है। तो 10th के बाद जो है वो आप एक्सटर्नल हो जाते हैं, तो आपको फिर दोबारा एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। उस एंट्रेंस टेस्ट की रैंक की बिना पर फिर आपका दोबारा एडमिशन होता है। तो जो इंटरनल्स हैं उन्हें भी इस टेस्ट को देना पड़ता है। तो क्लास 11th का साइंस स्ट्रीम के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करें आगे, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 11th की साइंस स्ट्रीम में किस तरीके से आपको करना है, क्या आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि ऑब्वियसली अब आपके पास पूरा 1 साल है, अभी 11th का एंट्रेंस हो के चुका है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ईज़िली आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स जो हैं उनको एडमिशन टेस्ट क्लास 11 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस इंडिकेटेड बाय देम इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेरिट डिटरमाइंड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने उसके अंदर एक 11th साइंस भरा होगा और एक डिप्लोमा भरा होगा। तो आपने जिस भी हिसाब से प्रेफरेंस रखा होगा उसी हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं इसका आपको एक स्ट्रक्चर समझा देती हूँ इस पेपर का, कि किस तरीके से पेपर आता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जो 100 नंबर के होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रेकअप ये रहता है कि साइंस, जिसमें आती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ये होती है 50 मार्क्स की, 50 मार्क्स, ठीक है। फिर आती है आपकी मैथमेटिक्स, जो कि होती है 30 नंबर की। फिर आती है आपकी जनरल नॉलेज, वो होती है 10 नंबर की। और आता है आपका इंडो इस्लामिक कल्चर 10 नंबर का। तो जो एडमिशन टेस्ट है वो सिलेबस के बेसिस पे होता है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी क्लास 9th और 10th में जो कुछ पढ़ाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बेसिस पर ही इस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 11 साइंस स्ट्रीम का जो पेपर होता है वो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और जो जनरल स्टैंडर्ड है टेस्ट का वो होता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, जो कि CBSE NCERT सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस का। अब ये देखें, ये 14 पेज का है पूरा। तो मैं आपको एक वीडियो में तो पूरा नहीं समझा पाऊँगी, इसलिए मैं अलग अलग, फिज़िक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, ठीक है, मैं अलग अलग एक एक वीडियो बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ एक एक करके सारे वीडियोस देखें, छोड़ें ना। और इसकी एक लिस्ट बना लें अपने पास, ठीक है। इसकी एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करते जा रहे हैं। वैसे बाय द वे मैंने ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से किए हुए थे, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत ईजिली इनको समझा सकती हूँ। आप किसी भी टॉपिक के बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशन है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस आप लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। आप साथ में ये भी लिख दीजिएगा कि आप टॉपिक समझना चाहते हैं। तो इसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको कवर करते जाएंगे। तो फिज़िक्स में मोशन है सबसे पहला हमारा टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, बट ये टॉपिक उतना हल्का है नहीं, क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एंट्रेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या आपने टफेस्ट चीज़ तैयार की है, टफेस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हैं। आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है, आपको ये पता है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क होता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फिज़िक्स जो है उसके अंदर आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो आपको कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, आपको मोशन पढ़ना है, आपको फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ पढ़ना है,
ग्रेविटेशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, फ्लोटेशन पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, मैग्नेट पढ़ना है, नेचुरल फेनोमेना पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है और सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ना है। कुल मिला के 11 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला यूनिट है मोशन। मोशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत फ्लूइड होने चाहिए, एकदम आप एकदम पेन लेके बैठो तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप मिस कर जाओ। ठीक है, पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने को बहुत इजी टॉपिक, लेकिन इतना ही टेढ़ा टॉपिक है ये। इससे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि आप वहाँ तो आपको लगेगा एग्जाम हॉल में कि यार मैं तो सही करके आया हूँ, और घर आके जब आप चेक करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इतने टेढ़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस अकेले टॉपिक से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। velocity, uniform and non-uniform motion along a straight line, acceleration, distance time and velocity time graphs for uniformly accelerated motion, equation of motion by graphical method, elementary idea of uniform circular motion। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आता है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, force and acceleration, elementary ideas of conservation of momentum, action and reaction forces। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि आप उसे हिला भी ना पाएँ। इतने इजी सवाल होते हैं कि अगर आपको केवल चैप्टर के स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, बाकी पूरे चैप्टर के अंदर आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करवाए जाते हैं, तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक अच्छे से किए हुए हैं, जैसे अगर आप ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे तो इसके अंदर आप पहला टॉपिक है फोर्स एंड मोशन, ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझाया जाएगा। फिर इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अच्छे से समझाया जाएगा। फिर इनर्शिया एंड मास। ये टॉपिक्स ऐसे हैं, आपको इतने लूसिड होने चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट वाइज मैं कह रही हूँ, फॉर्मूले चाहे एक बार आप ना याद करें, लेकिन इसकी डेफिनेशन और इसकी समझ इतनी गहरी होनी चाहिए कि आप समझते हो कि न्यूटन के तीनों लॉ कहते क्या हैं। ऐसा ना हो कि बस आपने रट के आ गए हैं और एंट्रेंस वो बंदा कभी क्लियर नहीं कर सकता जो सिर्फ न्यूटन के लॉ को रट के आ जाएगा या फॉर्मूला रट के आ जाएगा। भूल जाइए, अगर आप अभी तक ये सोचते आए हैं तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि भले ही आसान होता है एंट्रेंस, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है, हलवा नहीं होता है। इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी है, समझ कर करनी है, कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर जज्ब करना है, समझना है, रटना नहीं है। रट के कुछ नहीं होगा। और मान लीजिए तुक्के से एडमिशन आपका हो भी गया, तब भी बाद में जब आप एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेके आप इतने कॉम्पिटिटिव बच्चों के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आप अगर अपने स्कूल में बहुत मतलब रट कर पास हो जाते थे और 100% मार्क्स ले आते थे, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ बहुत पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ आपकी क्योंकि हर बच्चा समझ कर पढ़ने वाला होता है, रटने वाले बहुत कम होते हैं, है ना। तो ये आप समझ लें। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और मैंने ये कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वीडियो एक पूरी प्लेलिस्ट इसके लिए बनाने को तैयार हूँ। ग्रेविटेशन आता है, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल। अब ये इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मास एंड वेट। अक्सर लोग इसे भाव नहीं देते, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। और फ्री फॉल एक ऐसा टॉपिक है जहां हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में। ठीक है, और इस फ्री फॉल से रिलेटेड भी कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा मज़ेदार है। मतलब जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपका मतलब कहते हैं ना बहुत इंजॉयबल कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का। जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती जा रही है, और फिर भी जो एक अब देखें ना कि जो उसका जो सम ऑफ एनर्जी है वो सेम रह रहा है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है। हमसे बैटरी और सेल हम जब खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर उसकी कुछ पावर लिखी होती है, उसका कुछ एनर्जी लिखी होती है। ठीक है,
तो उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कह रही हूँ मैं आपसे लगातार। फ्लोटेशन, फ्लोटेशन में थर्स्ट और प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोएनसी, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी को आप ज़रूर समझ लें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्स्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोएनसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, बिकॉज 11th-12th में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए अभी से इसको क्लियर करके चलें। और इसमें से मैं तो कहूँगी, अगर आप 11th का एंट्रेंस दे रहे हैं तो कोई टॉपिक मत छोड़िए। 10वीं क्लास की किताब बिल्कुल ज़बान पर ज़बान ही आपको होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको रटना है, कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि कोई अगर कोई भी सवाल आपके सामने रख दे, आप उसे हल कर दें 10वीं क्लास तक का। इसका रीज़न ये है कि अगर आप 11th में इच्छुक हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी और वहाँ आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आपने अभी से इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे जाके और बड़े होकर आपके सामने आएंगे। और जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत बड़े दिखाई देंगे। इसीलिए आप इसको अभी से क्लियर करके चलें और इंशाअल्लाह ताला मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इस पर सीरीज़ बनाऊंगी पूरी, और जिससे बच्चों को हेल्प हो सके। बिकॉज मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया है इन टॉपिक्स को, मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं ये सारे टॉपिक्स, खासतौर से फ्री फॉल हुआ, ग्रेविटेशन हुआ, लॉ ऑफ मोशन, फोर्स बहुत, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये टॉपिक्स। ख़ासतौर से मुझे फ़िज़िक्स और मैथ्स बहुत पसंद है। तो अगर मैं जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पर एक सीरीज़ बनाऊंगी ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। इसके अलावा आपका साउंड, साउंड जो टॉपिक है, इसमें आपका नेचर ऑफ साउंड और उसका प्रोपगेशन अलग अलग मीडिया में, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार। फिर आता है इफेक्ट ऑफ करंट। करंट, ये जो है यही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इन 12th एंड 11th। ओके, पोटेंशियल डिफरेंसेस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट, इंटररिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर। ठीक है, ओके। तो आपका ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें कि ये जो है ना, ये सारी चीज़ें ओम्स लॉ, और इसमें हाँ मैं आपको बताना चाह रही थी, सॉरी मैं भूल गई, कि आपका हो सकता है आपको एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बना के दे दिया जाए और फिर उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए, या उसमें एक एडिशनल रेजिस्टर लगा दिया जाए कि बताइए अगर इन रेजिस्टर्स की वैल्यू इतनी है और इतना वोल्टेज आ रहा है और इतना करंट सप्लाई है, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमने लगाया है इसकी वैल्यू क्या। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट में उलझाया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतना आप अच्छा कर लीजिए, इतना अच्छा कर लीजिए, और उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए आप, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं सबका फ़ायदा होना चाहिए, ख़ास तौर से पढ़ाई में। बिकॉज़ आजकल और ख़ास तौर से लॉकडाउन के बाद जो है वो फाइनेंशियल हालत इतने अच्छे नहीं रहे हैं लोगों के कि वो कोचिंग ट्यूशन जो पहले अफोर्ड कर सकते थे वो कर पाए। तो मैं ये चाहती हूँ पर्सनली कि जो भी इंसान इस चैनल से जुड़ रहा है उसको फ़ायदा पहुँचे, और मैंने जो भी सीखा है लाइफ में, मैंने जो भी पढ़ाई की है, मैंने जो भी मेहनत करी है, वो किसी न किसी के काम आए। बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी वेल्थ है, ठीक है, और इसको मैं जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूँगी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को आपको शेयर करूँगी तो मेरे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप कुछ नया सीख जाएंगे। तो प्लीज़ और भी नए नए लोगों को जोड़िए इस चैनल से, ताकि हम मिल कर के एक कम्युनिटी बनाएं और हम एक दूसरे की हेल्प करें। कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता तो मैं आपसे पूछ सकूं, ठीक है। जैसे मैं भी कुछ, जैसे हमारे यहाँ जो है लैंग्वेज मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन अरेबिक लैंग्वेज के कोई टीचर नहीं थे हमारे स्कूल में, तो इसलिए AMU में ही उस टाइम, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी सीखना चाहती हूँ, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम किसी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसका आप फ़ायदा उठाएं और पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें। बिकॉज़ अभी आपका जो लाइफ है वो, अभी आप देखें ना कोविड में किस तरीके से लोग परेशान हुए हैं, जो जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग। तो यही चीज़ है। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, फील्ड ड्यू टू अ, अच्छा ये देखें, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। इसी के अंदर सवाल सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज,
और जिसे कॉन्सेप्ट मालूम होगा वो फट से बता देगा कि जी ऐसा होता है, और जिसे नहीं मालूम होगा वो नहीं मालूम होगा, वो कुछ भी तुक्का मार के आ जाएगा या नहीं करके आएगा, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है यही पूछा जा सकता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूसेस करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। फिर आता है नेचुरल फेनोमेना, convergence and divergence of light, images formed by a concave mirror, related concepts, center of curvature, principal axis, optic center, focus and focal length. फिर आता है रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, प्रॉब्लम ऑफ विजन एंड रेमेडीज, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन लेंसेज, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, velocity of light, refractive index, twinkling of stars, dispersion of light, scattering of light. फिर आता है sources of energy, different forms of energy leading to different sources of human use, fossil fuel, solar energy, biogas, wind, water and tidal energy, nuclear energy, renewable versus non-renewable sources. तो फ्रेंड्स अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, और मैंने पर्सनली आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताया कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, क्या वैल्यू है, और जब मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना ईजी मैं इस आपके लिए कर सकूं उतना ईजी मैं कर पाऊँ, ठीक है। बिकॉज़ नॉलेज को जितना ज़्यादा बार रिपीट किया जाए वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तो मेरा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा हर बार, और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हाँ, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि कोई नोटिफिकेशन आ गया हो और आपके पास पहुंचे ही ना। वैसे तो और भी दूसरे सोर्सेज हैं, बट फिर भी चलिए ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस।